Hello everyone, myself Ashish Umarkar, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcome to the course Strength of Material. Today's our topic is numerical on principle of superposition. In last lecture we have studied about stress strain graph for ductile material and stress strain graph for brittle material as well. I hope all of you understand. If anyone has any doubt, so please go through previous video. After completion of this video lecture, the learner will be able to explain statement of principle of superposition and solve numerical on principle of superposition. तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं वो सीखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग देखते हैं. आप यहां पर एक फिगर देख रहे हैं, वहां पर एक सेक्शन दिख रहा है आपको ए से लेके बी और फिर बी से लेके सी से लेके डी. ये तीन अलग अलग सेक्शन से बना हुआ एक रॉड है और ये रॉड के ये तीन सेक्शन का मटेरियल भी अलग अलग है. पहला है स्टील, दूसरा है ब्रास, तीसरा है एल्यूमिनियम. और आप लोग देख रहे हैं हर एक एज पे कोई अलग फोर्स काम कर रहा है. हर एक सेक्शन का एरिया चेंज है. पहले सेक्शन का एरिया है A1, दूसरे का है A2, तीसरे का है A3. हर एक सेक्शन का लेंथ भी चेंज्ड है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू भी चेंज आएगा क्योंकि मटेरियल भी अलग अलग है. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि ये जो सारे फोर्सेस अलग अलग जगह पर एक अलग अलग सेक्शन पे काम कर रहे हैं, वो पूरे फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो हम लोग इंडिविजुअल सेक्शन को कंसिडर करके कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज द सम ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस. हर एक फोर्स का जो इंडिविजुअल इफेक्ट रहेगा उसका अगर हम लोग एडिशन करवा देंगे तो हमको ये सारे फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो पता चल जाएगा. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. लेट्स सी ए न्यूमेरिकल ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. So this is a problem on principle of superposition. A member ABCD is subjected to a load as shown in figure. ये फिगर हमको प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है जिसमें उसने देखिए पहला सेक्शन हमको दिख रहा है ए से बी जो कि 30 mm डायमीटर का है, दूसरा सेक्शन बी से लेके सी है जो कि 20 mm डायमीटर का है और तीसरा सेक्शन सी से लेके डी है 40 mm डायमीटर का. ये तीनों मिलाकर एक रॉड बन रहा है और उस रॉड पे अलग अलग जगह पर अलग अलग फोर्स काम कर रहा है. जैसे ये कॉर्नर पे 50 किलोन्यूटन का फोर्स दिख रहा है और यहाँ पर सी लाइन पे जो है 20 किलोन्यूटन का फोर्स है और यहाँ पर बी लाइन पे कोई अननोन फोर्स पी उसने दे के रखा हुआ है. दिस इज अननोन, वी हैव टू कैलकुलेट दिस. एंड ए लाइन पर उसने 40 किलोन्यूटन का लोड दिया हुआ है. ओके, तो हमको आगे पूछता है वो फाइंड द फोर्स पी. हमको फोर्स पी का वैल्यू निकालना है. ये जो अननोन है तो पी फोर्स है उसको हमको कैलकुलेट करना है. एंड द नेट चेंज इन लेंथ और टोटल चेंज इन लेंथ. नेट यानी टोटल चेंज इन लेंथ. तो ये रॉड जो है पूरा मिलाकर इसके अंदर का चेंज इन लेंथ कितना होगा जिसको हम लोग डेल्टा एल से शो करते हैं. चेंज फॉर डेल्टा एंड एल फॉर लेंथ. ओके, ये हमको कैलकुलेट करना है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू उसने दिया हुआ है, वो गिवन वैल्यू का हमको इस्तेमाल करना है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पी वैल्यू निकाल देते हैं. तो पी जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है. आपको सिंपली क्या करना है, एक कंसेप्ट लगाना है इक्विलिब्रियम का. अभी इक्विलिब्रियम कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी फोर्सेस लेफ्ट साइड में जा रहे हैं उनको आप लोग ऐड करवा दो. जैसा कि 40 किलोमीटर का ये फोर्स जो है लेफ्ट साइड में जा रहा है प्लस 60 किलोमीटर का भी लेफ्ट साइड में जा रहा है. ओके, ये पी जो अननोन फोर्स था वो तो लेफ्ट में नहीं जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो उसको हम लोग राइट साइड में लिख देते हैं. वैसे ही ये 50 किलोमीटर का भी फोर्स जो है वो राइट में जा रहा है. ओके, तो मैंने क्या करवा दिया है, जो लेफ्ट में जाने वाले फोर्सेस है वो एक साइड में लिख दिए और जो राइट में जाने वाले फोर्सेस एक साइड में लिखे हैं. अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है तो यहाँ से वो अननोन चीज़ निकल आएगी. ये 40 + 60 हो गया 100
और ये +50 जो है दूसरे साइड में जाके -50 हो जाएगा। तो P जो अननोन फोर्स था वो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, दैट इज़ 50 किलो न्यूटन। रिमेंबर हम लोगों ने किलो न्यूटन जो है वो वैल्यू वैसा ही रहने दिया है, अभी फ़िलहाल उसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर P विच इज़ 50 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर मैं P का वैल्यू लिख देता हूँ 50 किलो न्यूटन का। ओके, तो ये हम लोगों ने पहला जो अपना फाइंडिंग था वो निकाल दिया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का जो पोर्शन है वो सॉल्व करते हैं। हमको डेल्टा एल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करवा दिया है, तीनों डायग्राम्स बना लिए यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर देख रहे 3 सेक्शंस A B B C और C D। तो ये तीनों सेक्शंस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना दिए हैं। ये देखिए पहला सेक्शन है A से लेके B और इसका डायमीटर जो है 30 mm का है और इसका लेंथ जो है वो है 400 mm का। ओके, और वैसा ही सेकंड सेक्शन है BC। तो B जो है ये पहले और सेकंड में कॉमन आ गया और उसका लेंथ है 200 mm का। और तीसरा सेक्शन देखिए, तीसरा सेक्शन में C कॉमन आ जाएगा और उसका लेंथ आ गया अपना 350। अभी आप लोग देखिए लोड नहीं लिखना है आपको, अभी से लोड लिखने का मैं बताता हूँ कैसा रहेगा। लोड जो है वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके लिखना है, किस प्रकार से मैं बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, पहला सेक्शन जो है अपना, पहला सेक्शन में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 40 किलो न्यूटन दिख रहा है आपको। ओके, तो पहला सेक्शन का 40 किलो न्यूटन का लोड आप लोग जैसे का वैसे रख देंगे, सिर्फ पहले सेक्शन का। ओके, कॉर्नर पे है ना ये, तो वैसा ही लिख दिया मैंने। और ये यहाँ पर आप लोग लेफ्ट साइड में जितना फोर्स दिखाते हो उसका इक्वल यानी 40 और अपोजिट यानी अपोजिट डायरेक्शन दूसरे साइड में दिखाना है। तो ये आप लोगों ने पहले सेक्शन का फोर्स दिखा दिया है। ओके, अभी आपको दिखाना है सेकंड सेक्शन के ऊपर का फोर्स। ये बहुत ही आप लोगों को ध्यान से देखना है किस प्रकार से मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखो ये जो बी लाइन है यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना है, इट इज़ 50 किलो न्यूटन। उसमें से आप लोगों ने 40 किलो न्यूटन का ऑलरेडी दिखा दिया है। तो ये यहाँ पर देखो 0 पॉइंट है समझो ये, और यहाँ से आप लोगों ने 40 किलो न्यूटन का ऑलरेडी दिखा दिया है। पर आपको चाहिए कितना था, आपको चाहिए था 50 किलो न्यूटन। तो 50 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40 के आगे 10 किलो न्यूटन बढ़ाना पड़ेगा। ओके, 40 के आगे आप लोग 10 किलो न्यूटन बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा। और डायरेक्शन देखिए सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन आगे जा रहे हैं ना उसके। तो यहाँ पर आपको 10 किलो न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा और ये इसका वैल्यू आ जाएगा 10 किलो न्यूटन। ओके, अभी लेफ्ट साइड में आप लोग जितना फोर्स दिखाते हो उतना सेम इक्वल एंड अपोजिट दिखाना पड़ता है राइट साइड में। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसको शो कर देना है। अभी यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो सी पर कितना है, 60 किलो न्यूटन का। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको समझाता हूँ किस प्रकार से फोर्स लेना है। तो आपको सी पर चाहिए था 60 किलो न्यूटन का, पर ऑलरेडी आप लोगों ने 10 निकाल दिया है। तो 60 किलो न्यूटन का ये फोर्स कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है लेफ्ट साइड में। ओके, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 0 पॉइंट, वहाँ से ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स आप लोगों ने ऑलरेडी दिखा दिया है। आपको दिखाना था लेफ्ट साइड में जाने वाला 60, तो उसके आगे आपको और 50 जाना पड़ेगा, तो ये 60 हो जाएगा। इधर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर मैं क्या करवा दूँ 50 किलो न्यूटन का ये फोर्स यहाँ पर शो करवा देता हूँ। ओके, अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर जो फोर्स दिखाया है उसका इक्वल और अपोजिट दूसरे साइड में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं दूसरे साइड में अपोजिट ले लेता हूँ 50 किलो न्यूटन का। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये रॉड इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोगों ने शो कर दिया है। अभी इसमें एक चेक पॉइंट है, आप लोग एक चेक कर सकते हो आप लोगों ने सही बनाया कि गलत बनाया। ये जो लास्ट वाला कॉर्नर का फोर्स है वो डायग्राम के अंदर से आप लोग डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। देखो ये 50 किलो न्यूटन आया हुआ है, तो यहाँ पर भी 50 आ गया, इसका मतलब है हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग हर एक सेक्शन के लिए चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला सेक्शन 1 हम लोग कंसिडर करते हैं AB, उसमें एरिया मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। एरिया पहले सेक्शन का उसको मैं बोलूँगा A1, उसका फॉर्मूला हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर जो है π/4 D की जगह पर आपको 30 पुट कर देना है, 30 का स्क्वायर, तो ये अपना A1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो A1 का वैल्यू देखिए कितना आता है, π/4 × 30 स्क्वायर। ये जो भी आएगा उसको आप लोग SD बटन प्रेस करके इसको 706.85 mm स्क्वायर यूनिट रहेगा, इसका ध्यान रखना। उसके बाद इसका लेंथ कितना है, उसको L1 नाम दे देंगे हम लोग, जो कि 400 mm है। और इसका लोड हम लोगों ने अभी भी निकाला हुआ है 40 किलो न्यूटन का, तो वो लोड मैं यहाँ पे लिख दो P1 = 40 किलो न्यूटन। अभी देखो मैंने किलो
न्यूटन के अंदर का किलो की जगह पर 10⁻³ लिख दिया है और न्यूटन जैसा का वैसा रह जाएगा। ओके, अभी आप लोगों को अगला वाला सॉल्व करना है उसी प्रकार से। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये डायमीटर उसका 20 mm दे के रखा है हमको, तो ये आ जाएगा A2। तो A2 का फॉर्मूला फिर से π/4 D2 का स्क्वायर, और D2 के जगह पर आपको पुट करना है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से मैं कैलकुलेशन के अंदर देखियो 20 का स्क्वायर करवा लेता हूँ। SD बटन पुट करवा कर हमको पता चल जाएगा कितना आता है, 314.15। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 314.15 mm स्क्वायर। फिर से एरिया का यूनिट क्या है, mm स्क्वायर। ओके, वैसा ही आपको थर्ड सेक्शन के लिए करना है। अभी यहाँ पर देखिए लेंथ क्या है इसका, L2 जो कि है 200 mm। उसके बाद P2 फोर्स, ये दूसरे सेक्शन के ऊपर जो कि 10 किलो, किलो की जगह पर क्या लिखूँ, 10⁻³। ओके, न्यूटन जैसा ही रहेगा। और उसके बाद हम लोगों को तीसरे सेक्शन के लिए एरिया निकालना है, उसको मैं बोलूँगा A3, और π/4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, D3 का स्क्वायर, और D3 की जगह पर क्या पुट करूँ, दैट इज़ 40 का स्क्वायर। और यहाँ पर अभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अगेन। 40 का स्क्वायर ये आ गया 1256.63, 1256.63 यूनिट क्या रहेगा एरिया का, mm स्क्वायर। उसके बाद लेंथ कितना है थर्ड सेक्शन का, इट इज़ 350 mm। उसके बाद इसका लोड कितना रहेगा, दैट इज़ 50 किलो न्यूटन। किलो की जगह पर लिखा 10⁻³ न्यूटन जैसा का वैसा। अभी यहाँ पर आप लोगों को तीनों सेक्शन के लिए आपको चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है। चेंज इन लेंथ यानी क्या होता है, ΔL1 पहले सेक्शन के लिए है ना। तो पहले सेक्शन के लिए इसका चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला होता है PL/AE। ये फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ का। पर पहले सेक्शन के लिए आप लोग लिख रहे हो तो उसको मैं P1 लिखूंगा, L1 लिखूंगा, A1 लिखूंगा। अभी देखिए E का जो वैल्यू है ये आप लोगों को तीनों सेक्शन के लिए सेम दे के रखा हुआ है। आप लोग प्रॉब्लम अगर देखेंगे तो ये तीनों सेक्शन के लिए आपको E का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, क्योंकि इनका मटेरियल तीनों का सेम है। उसने नहीं बोला है कि AB में अलग मटेरियल है, BC में अलग मटेरियल है, CD में अलग मटेरियल है। अगर ऐसा होता था तो तीनों सेक्शन के लिए E का वैल्यू हमको अलग अलग वो दे के रखता था, बट एक ही वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको E में आपको 1 वगैरह नहीं लगाना है, सफिक्स नहीं लगाना है, क्योंकि तीनों सेक्शन में E कॉमन रहेगा। वैसा ही दूसरे सेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, दूसरे सेक्शन के लिए आ जाएगा P2 L2/A2, E कॉमन रहेगा। ओके, और तीसरे सेक्शन में क्या आ जाएगा, फिर से ΔL3 = P3 L3/A3, E कॉमन आ जाएगा। अभी इसमें मैं वैल्यू पुट करवा देता हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P1, इट इज़ 40 × 10⁻³ इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है हमको 400, डिवाइडेड बाय what is the area of this section, that is 706.85, and what about modulus of elasticity, it is 2 × 10⁵। ओके, तो ये आप लोगों का आ गया ΔL1 का वैल्यू। अभी इसमें मैंने ये जो 40 किलोन्यूटन का लोड पुट किया है, लोड आपको पॉजिटिव यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स से लेंथ जो है वो बढ़ता है, और बढ़ना यानी होता है पॉजिटिव। ओके, तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है देखिए, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग वैल्यू। 40 × 10⁻³ इंटू 400 डिवाइडेड बाय एरिया है 706.85 इंटू 2 × 10⁻⁵, ये आ गया अपना, और ये इज इक्वल्स टू SD, ये आ गया 0.11। तो यहाँ पर मैं इसको क्या यूनिट देता हूँ, देखो mm, ΔL जो है mm में रहेगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें P2 कितना है अपना, ये है अपना 10 किलो न्यूटन का। अभी आप लोग देखिए यहाँ पर कैसा है, फोर्स है कॉम्प्रेसिव नेचर का। कॉम्प्रेसिव नेचर यानी क्या हो जाएगा, इसका लेंथ जो है BC का वो कम हो जाएगा यानी आ जाएगा माइनस सिग्नेचर। तो यहाँ पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि कॉम्प्रेसिव की वजह से लेंथ कम होता है। ओके, उसके बाद इसका लेंथ हमको दे के रखा हुआ है उसने 200 mm का, डिवाइडेड बाय एरिया है यहाँ पर 314.15, और फिर से मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वही आ जाएगा 10⁵। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। फिर से अपना पहला लोड है 10 × 10⁻³, लेंथ है 200, और एरिया अपना आ जाएगा 314.15।
ओके, ये पूरा का इक्वेशन आ गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आंसर आ जाता है अपना डेल्टा एल आ जाता है 0.031। अभी ये माइनस सिग्नेचर जैसे का वैसे रहेगा, ये थोड़ी ना कैलकुलेशन में आया, तो ये माइनस साइन में मैंने वैसे ही पुट कर दिया और ये यूनिट आ जाएगा इसका डेल्टा L2 का। और उसी प्रकार से आपको डेल्टा L3 निकालना है। डेल्टा L3 में देखिए P3 अपना कितना दिया था 50 × 10⁻3। L कितना है यहाँ पर, L है 350 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 1256.63 एंड मॉडल ऑफ वेलोसिटी है 2 × 10⁵। तो डेल्टा L3 अपना वैल्यू आ जाएगा 350 1256.63 0.069। अभी ये पॉजिटिव था, टेंसाइल नेचर का फोर्स था, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा अपना ओके। इस प्रकार से मैंने सारे के सारे चेंज इन निकाल लिया तीनों सेक्शन के लिए, निकाल। पर हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है। तो टोटल चेंज इन लेंथ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टोटल चेंज इन लेंथ होता है डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या हो जाएगा अपना, डेल्टा एल हो जाएगा डेल्टा L1, यहाँ पर माइनस आ जाएगा सेकंड डेल्टा एल जो है, माइनस में आ जाएगा डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। ओके, तीनों सेक्शन का चेंज इन लेंथ हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। अगर ये टेंसाइल होता तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आ जाता था, बट ये कॉम्प्रेसिव इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन आया। तो पहले का वैल्यू कितना आया अपना 0.11 माइनस 0.031 प्लस 0.069। तो ये अपना टोटल चेंज इन लेंथ आ जाएगा, देयरफॉर ये वैल्यू आ जाता है अपना 0.11 माइनस 0.031 माइनस सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा 0.069। ओके, ये कैलकुलेट करके अपना फाइनल आंसर आ गया 0.148 यूनिट रहेगा तो ये टोटल चेंज इन लेंथ रहेगा, यानी वो जो रॉड है उसके अंदर इतना लेंथ बढ़ने वाला है। पॉजिटिव है ना आंसर, नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर गायब हो गया अपने आप। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इतना लेंथ उसका रॉड का बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार से ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके हर एक स्टेप को समझ कर इस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करिए। ओके, तो इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। एक बार आप फिर से वीडियो को पॉज करके हर एक स्टेप को ध्यान से देखते हुए उसे सॉल्व करिए, और साथ ही ये दो न्यूमेरिकल्स जो कि MSBT में पूछे जा सकते हैं उसको भी आप लोग प्रिपेयर करिए। यहाँ पर इनके आंसर्स दिए हुए, वो आप लोग आंसर्स आने तक काम करना है। ये नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रहा है कि रिडक्शन होने वाला है ये रॉड के ओवरऑल लेंथ में। ओके, तो ये आंसर्स आने तक आपको काम करना है वहां पर। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।